नमस्कार साथियों, वेलकम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आरएस जंक्शन पर। तो करंट अफेयर्स की हमारी श्रृंखला में आज हम आ गए हैं दिनांक 19 अगस्त के इस सेशन में और कवर करेंगे हमारी उन सभी खबरों को जो राजस्थान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है और आरपीएससी की विविध जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे जाने योग्य है। तो शुरुआत से पहले आप सभी के लिए हमारा एक प्रीवियस ईयर पेपर का कोर्स है जो अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पर। तो आप आरएस जंक्शन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और वहाँ पर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। लगभग 100 से ज़्यादा पेपर्स प्रैक्टिस कीजिए और इनके माध्यम से अपना 30 से 40% जो क्वेश्चन हैं सीधे हिट करते हैं इनमें से। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं बार बार आपको ये बताता हूँ। तो मात्र 200 रुपये खर्च करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारी कक्षा की आज की पहली खबर के साथ। तो हाल ही में राजस्थान में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले जयपुर में आयोजित किया गया और इसमें राजस्थान की ही मनिका विश्वकर्मा जो है उन पर ये ताज जो है इनको मिला है। मतलब इन्होंने यहाँ पर इस प्रतियोगिता को जीत लिया है। इस पर हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको समझते हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो पहला तो प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ है? जयपुर में। जयपुर में जो सीतापुरा है वहाँ पर जी स्टूडियो है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से इस जी स्टूडियो में बड़ी मात्रा में जो है आपके प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। तो मान के चलिए आने वाले टाइम में भी आप और देखेंगे ऐसे जितने भी जो प्रतियोगिताएं हैं, खास करके जो सुंदरता से जुड़ी हुई हैं, वो सारी यहाँ पर हो रही हैं। और विजेता कौन बनी है? मनिका विश्वकर्मा। बेसिकली गंगानगर की रहने वाली हैं, ठीक है, राजस्थान के, और दिल्ली में मॉडलिंग करती हैं। पिछले साल भी ये चर्चा में रही थी जब मिस यूनिवर्स राजस्थान प्रतियोगिता हुई थी और उसमें इन्होंने जो है खिताब अपने नाम किया था। ठीक है, 21 नवंबर 2025 को अब जो थाईलैंड में वर्ल्ड की जो यूनिवर्स प्रतियोगिता की, जिसको मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता कहते हैं, तो 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में ये भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है और हमारी तो यही शुभकामनाएं रहेंगी कि ये वहां पर भी विजयी हों। तान्या शर्मा इसमें फर्स्ट रनरअप रही है जबकि महक ढींगरा जो है वो सेकंड रनरअप रही है। अब ये 2-3 फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो मनिका विश्वकर्मा का नाम ये रखना है, कहाँ से बिलोंग करती हैं ये ध्यान रखना है, प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ है ये ध्यान रखना है। ये 3-4 चीजें हैं ये। और एक ये जैसे कि मिस यूनिवर्स राजस्थान ये पहले रही है 2024, तो हो सकता है घुमा करके 2025 पूछ लेगा तो वहां आप कंफ्यूज हो जाए। बाकी आपके लिए एक प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राजस्थान का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जिसका नाम है खाटू श्याम जी। जो सीकर है वहां पर रींगस से कुछ किलोमीटर दूर, रींगस रेलवे स्टेशन या कस्बे से कुछ किलोमीटर दूर आपके खाटू श्याम जी हैं, जिनका वर्णन हमको गीता से लेकर के और बाकी पुराणों में मिलता है और जो शीश के दानी के नाम से जाने जाते हैं और जिनकी पूजा लगभग लगभग पूरे उत्तर भारत में की जाती है। और इन्हीं का जो है फरवरी में मेला भी लगता है। तो दिल्ली से खाटू श्याम जी तक अब एक नई हेलीकॉप्टर सेवा जो है वो शुरू की जा रही है, जो चूरू में स्थित जो सालासर बालाजी धाम है उसको भी कवर करेगी। मतलब दोनों चूंकि पास पास में स्थित हैं तो एक हेलीपैड का निर्माण यहाँ किया जाएगा। ठीक है, खाटू श्याम जी में लगभग 52 बीघा पार्किंग वाला एक हेलीपैड है जहाँ पर ये लैंडिंग होगी। सुबह आकर के व्यक्ति शाम तक वापस भी इसमें जाने योग्य होगा। तो 23 अगस्त से इसकी शुरुआत हो रही है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी एक धार्मिक स्थल विशेष को लेकर के और स्टेट के बाहर से किसी स्थान से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जा रही है। ठीक है, तो दिल्ली क्या है कि कैपिटल है और वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े लोग जो हैं वो आते रहते हैं, उसकी कनेक्टिविटी भी बहुत बेहतर है। तो फ्लाइट से दिल्ली और दिल्ली से फिर सीधा रींगस तक आने की व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि दिल्ली से खाटू श्याम जी के बीच ये हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो शिलालेख आप देख रहे हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ शिलालेख है और ये अशोक के शिलालेख हैं। ठीक है, तो आपके जो है हाल ही में सरकार जो है राजस्थान की, उसने ये निर्णय लिया है कि जो हमारी संस्कृत शिक्षा विभाग है उसकी 7वीं कक्षा के जो बालक हैं उनको अब ब्राह्मी लिपि जो है उसमें उस लिपि की बारीकियां समझाई जाएगी, उनको उनके सिलेबस में शामिल किया गया है। इसका लाभ क्या होगा वो भी हम जानते हैं। तो अब स्कूली पाठ्यक्रम में सबसे प्राचीन ब्राह्मी लिपि को सम्मिलित किया गया है। ब्राह्मी लिपि एक अत्यंत प्राचीन लिपि है और इसका अगर काल अवधि हम देखें तो हमारा जो मौर्य काल है, मौर्य काल तक ये लिपि जो है अपने चरमोत्कर्ष पर आ चुकी थी। मतलब एक तरह से पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी थी। ठीक है, और उसके बाद में धीरे धीरे ये लिपि जो है आपका जो गुप्त काल है उसके शुरुआत तक फलीभूत होती
रही। यहाँ तक कि गुप्तों की जो अंतिम समय की लिपि है उसको भी हम उत्तर ब्राह्मी के नाम से जानते हैं। इसकी विशेषताओं को भी हम देखेंगे। तो संस्कृत शिक्षा विभाग ने एक पहल की और इस पहल के अंतर्गत ब्राह्मी लिपि को शामिल किया है। दरअसल अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से कहा था ज्ञान भारतम योजना, इसके बारे में उन्होंने बात की थी और इसी के तहत शिक्षा विभाग ने इसे जोड़ा भी है। ब्राह्मी लिपि पर और डिटेल में देखें तो जैसा मैंने बताया 3री शताब्दी ईसा पूर्व, जो कि मौर्य काल हम जिसको कहते हैं, क्योंकि लगभग 321 ईसा पूर्व से जो है आपकी शुरुआत होती है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की, और यहाँ से इसकी शुरुआत हुई और ये प्रारंभिक गुप्त काल तक काफी जो है परिवर्तनों से गुजरते हुए लागू रही। सबसे पुराने जो इसके शिलालेख हैं वो किसके हैं? अशोक के जो रॉक कट शिलालेख है, जैसा मैंने आपको चित्र में दिखाया था वो है, और वो लगभग 250 से 232 ईसा पूर्व के हैं। इस लिपि की खासियत ये है कि ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। वर्तमान में हम जो संस्कृत और बाकी भाषाएं पढ़ते हैं वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, लेकिन आपके जो पाली और प्राकृत, ये दोनों ही भाषाएं जो है वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। अगर आप देखेंगे तो आपके हिंदू टेक्स्ट में, ठीक है, जो संस्कृत में बेसिकली आपको मिलते हैं, आपके जैन टेक्स्ट में और बौद्ध टेक्स्ट, ये तीनों ही आपको जो है इन भाषाओं में देखने को मिलते हैं। आपके ब्राह्मी लिपि में काफ़ी टेक्स्ट आपको उनमें इसका वर्गीकरण भी किया गया है और इसका वर्णन भी हमको इन टेक्स्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि आप याद कर लीजिए, एक महत्वपूर्ण लिपि है जिसको राजस्थान सरकार ने हाल ही में सिलेबस में शामिल किया। इसका बेनिफिट ये होगा कि जो हमारे खास करके रिसर्चर्स हैं या ऐसे स्कॉलर्स जो कि प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन करना चाहते हैं, प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो अगर शुरुआती दौर से ही, मतलब हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये आपका प्री सेकेंडरी लेवल हो गया, तो प्री सेकेंडरी या जिसको हम बोल सकते हैं कि उच्च प्राथमिक लेवल, वहाँ से ही बच्चा अगर पढ़ना शुरू कर देगा तो जब तक वो अपना ग्रेजुएशन करेगा तब तक वो जो है काफ़ी बेहतर तरीके से बारीकियों को समझ पाएगा। जनरली क्या होता है कि ग्रेजुएशन लेवल से ही इस तरह की लिपियों का आपको अलग से अध्ययन करना होता है, वो उसको सिलेबस के रूप में लेकर के। नेक्स्ट बात करें राजस्थान की एक और खबर। राजस्थान का जो कोटा है वहां पर एक नए ग्रीनफील्ड जो है एयरपोर्ट का निर्माण होना है, जिसका नाम है कोटा बूंदी एयरपोर्ट। तो दोनों को सम्मिलित करके बताया, और इसको इसके लिए जो विमानपत्तन प्राधिकरण है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, उसके द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया था केंद्र सरकार को और कैबिनेट ने उसको मंजूरी भी दे दी है। तो लगभग 1500 करोड़ रुपए के खर्च के साथ में ये नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आपका बन रहा है। 1507 करोड़ रुपए की राशि इसकी अनुमानित मानी जा रही है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है? तो ग्रीनफील्ड परियोजनाएं होती है ना, एक ग्रीनफील्ड होती है और एक आपकी होती है ब्राउनफील्ड। बेसिकली ग्रीनफील्ड का मतलब है कि आप किसी क्षेत्र में या किसी भी जगह किसी भी फील्ड में किसी नए प्रोजेक्ट को शुरुआत करते हैं जो बिल्कुल नया आइडिया है, नया प्रस्ताव है, नया विचार है, तो वो आपके ग्रीनफील्ड के रूप में जाना जाता है। वहीं पर आप किसी पहले से स्थापित किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगा करके उसे सुधारना चाहते हैं या उसका नवीकरण करना चाहते हैं, तो वो आपके ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट के रूप में देखा जाता है। ठीक है, इसका टर्मिनल लगभग 20,000 वर्ग मीटर में होगा, रनवे 3200 मीटर लंबा होगा और 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज्यादा यात्रियों को ये जो है हैंडल कर पाएगा। इसमें A321 कैटेगरी के जो विमान हैं उनका संचालन यहाँ से किया जाएगा। क्योंकि कोटा की अगर हम बात करें तो कोटा एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल एरिया भी है और इसके साथ साथ ये शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है। तो अगर वहाँ एयरपोर्ट बनता है तो इससे पूरे देश से सीधे फ्लाइट्स की फैसिलिटीज़ मिल पाएंगी, जिससे कि जो हमारे शिक्षा लेने के लिए जो बालक यहाँ पर आते हैं, कोचिंग के लिए जो आते हैं, उनको यहाँ पर सुविधा होने वाली है। तो हालांकि इसका एक और जो नकारात्मक पहलू है वो है बड़ी मात्रा में इसकी वजह से जो इकोलॉजी है उसको नुकसान पहुंचा। तो विकास और इकोलॉजी इन दोनों के बीच में हमेशा जो है एक संघर्ष देखने को मिलता है, तो वो यहाँ पर एक इश्यू हो सकता है। नेक्स्ट बात करें तो पॉलिटी में आपके विपक्ष के ने जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हमारे हैं उनके खिलाफ महाभियोग की बात की है कि वो उनके खिलाफ महाभियोग लाएंगे। तो हाल ही में वोट चोरी के आरोप कुछ जो है यहाँ पर तथाकथित रूप से लगाए गए हैं और इन मुद्दों को लेकर के जो है काफ़ी आपने अखबारों में भी न्यूज़ देखी होगी। तो इसी क्रम में ये टॉपिक जो है अभी चर्चा में आया है। हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो है कि महाभियोग की प्रक्रिया अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ लाई जाती है तो कैसे लाई जाएगी, किस तरह से वो काम करेगी, उस पर हम जान लें। तो आपके 324 से 329 जो आपके अनुच्छेद हैं वो बेसिकली निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की व्यवस्था संविधान के इसी पहले अनुच्छेद 324 के 5वें भाग में, ठीक है, की गई है। महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं है। महाभियोग का प्रयोग हम खाली हमारे जो
जो न्यायाधीश हैं उनके लिए और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए करते हैं, ठीक है। तो महाभियोग का नहीं है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया जो है वैसी प्रक्रिया इसमें भी होती है। तो आधार क्या है जिन आधार पे हटा सकते हैं? तो पहला है गलत आचरण। गलत आचरण का मतलब है जिस पद पर ये हैं उस पद के अनुरूप आचरण न करना, ऐसा आचरण जो उनकी निष्पक्षता को धक्का मारे, क्योंकि निर्वाचन जो प्रक्रिया है वो बहुत पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, उसमें शुचिता होनी चाहिए और उसमें न्यूट्रल रहते हुए इन्हें अपने लोक सेवक के रूप में जो पद पे दायित्व है उनकी पूर्ति करना चाहिए। तो पद की साख या निष्पक्षता को अगर धक्का लगता है जिसमें भ्रष्टाचार या पक्षपात हो तो इसे गलत आचरण माना जाएगा। अक्षमता यानी अगर निर्वाचन आयोग का जो भी सदस्य या आयुक्त है वो अगर यहाँ पर उस कार्य को करने में सक्षम नहीं है, किसी भी वजह से हो सकता है, मानसिक बीमारी की वजह से हो सकता है, शारीरिक बीमारी की वजह से हो सकता है, तो ऐसे में भी उनको हटाने का प्रावधान इसमें दिया गया है। प्रक्रिया क्या होगी? तो सीईसी को हटाने का प्रस्ताव पहले संसद के किसी भी सदन में लाया जाएगा और इसके लिए लोकसभा में 100 सांसद और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर युक्त एक एप्लीकेशन यहाँ पर अध्यक्ष को दी जाएगी, अध्यक्ष या सभापति जो भी है उसको। लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा का सभापति जिसमें भी ये प्रस्ताव दिया जाएगा वो इसको स्वीकार करेंगे और जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो न्यायाधीश है यशवंत वर्मा, उनकी जांच के लिए इसी तरह से एक कमेटी गठित की गई है जिसपे हमने हमारी पिछली क्लासेस में बात भी की है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और एक प्रतिष्ठित न्यायविद होंगे। अगर दोषी मिलते हैं तो प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होगा और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इसे पद से हटाया जा सकता है। तो ये प्रोसेस सेम टू सेम आपकी वही है जो महाभियोग की है। ये आपको ध्यान रखना है किस अनुच्छेद में है क्या है वो आप देख लें। अगली खबर की बात करते हैं। लगातार सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में रेलवे काम कर रहा है। रेलवे ने अपने बहुत से जो क्षेत्र हैं या खाली भूमि जो उसके पास है उसको सोलराइज करने में बहुत जो है काम किया है और इसी क्रम में अब जो रेलवे की पटरियां हैं अर्थात जो रेलवे के ट्रैक हैं वहां पर भी इस तरह के सोलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर मॉडिफाई या हटाया जा सकता है और इनको चलती हुई ट्रेन से किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली। तो देश में पहली बार बनारस रेल इंजन कारखाना जो है जहाँ पर रेल इंजन का काम होता है वहाँ रेलवे ट्रैक के बीचों बीच सोलर पैनल लगाए गए हैं, ठीक है। मतलब आपकी जो ये पटरी है ये पटरी जो है इसी पटरी पर इस तरह से यहाँ पर सोलर पैनल्स को लगाने का काम किया गया है। तो जब ट्रेन निकलेगी उस समय तो ट्रेन निकल जाएगी लेकिन उसके बाद का जो बचा हुआ खाली टाइम है उस समय वो एनर्जी जनरेट करने का काम भी यहाँ पर करेंगे। तो ये पैनल जो है स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और लगभग 67 यूनिट बिजली ये उत्पादित कर पाएगा। तो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको यहाँ लगाया गया है। 70 मीटर लंबे ट्रैक पर इसको स्थापित किया गया है। इस पायलट प्रोजेक्ट में स्वदेशी डिजाइन की गई इंस्टॉलेशन प्रक्रिया का अपना जो है उपयोग किया गया है और ट्रेन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और पैनल को जरूरत पड़ने पर हटाया भी जा सकेगा, इनकी सफाई भी की जा सकेगी। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, अगर सफल होता है तो आप जानते हैं कि देश में पूरे देश में जो है इस तरह के पटरियों का जाल है। तो एक तो जो पैनल लगाने के लिए स्थान की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति यहाँ पर हो जाएगी क्योंकि खाली पड़ी जगह पर अगर हम इस तरह से यूटिलाइज कर पाए तो वो ज़्यादा बेहतर माना जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में जो है एक नया विधेयक जो है प्रस्तुत किया गया है हमारे लोकसभा में जिसका नाम है जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2025। 2023 में भी इस तरह का एक विधेयक लाया गया था। ये विधेयक दरअसल हमारे जो पुराने कानून हैं तो अलग अलग विभागों के बहुत सारे कानून हैं और उन कानूनों में छोटे छोटे से अपराधों के लिए भी सजा का प्रावधान हुआ करता था। पहले भी सरकार ने 2023 में जब इस तरह के संशोधन विधेयक को लाई तो उसके माध्यम से इन सभी सजाओं को हटा करके और उन्हें जुर्माने में बदलने का काम किया था। क्योंकि छोटी छोटी बातों पे अगर मान लीजिए मतलब आप ये सोचिए कि आप रोड पर गाय बांध देते हैं और आपको उसमें 3 महीने की जेल कर दी जाए तो क्या ये प्रावधान सही है? हाँ, ये हो सकता है कि उसमें आपको सजा दी जाए। आप 24 घंटे से ज्यादा कचरा अपने घर में रख लेते हैं और उसके लिए आपको जो है जेल कर दी जाए, तो क्या ये प्रावधान सही है? इस तरह के कई प्रावधान हैं। आपने नाली में कचरा जमा कर दिया और उस नाली में कचरा जमा करने की वजह से अगर आपको सजा दे दी जाए, कोर्ट आपको कह दे कि आपको 5 दिन की जेल होगी, तो ये आज के समय में व्यवहारिक भी नहीं है और इस तरह के कानूनों की आवश्यकता भी नहीं है। तो उस नाली में कचरा डालने की स्थिति में आप पर केवल 50 रुपए का फाइन लगेगा। इस तरह की व्यवस्था इस नए विधेयक में की गई है। तो इस विधेयक के चूंकि पहले भी 2023 का अधिनियम लाया गया जिसमें ऐसा हमने किया, बहुत सी चीज़ों को चेंज किया। उसी तरह से जो पहले वाला जो आया था उसमें 19 मंत्रालयों की
जो 42 केंद्रीय अधिनियम है उनके लगभग 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त किया गया था। अपराध मुक्त का मतलब है सजा के रूप में जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन किसी तरह के जेल या फिर इस तरह की सजाएं नहीं दी जाएगी, मतलब अपराध की श्रेणी में उनको अब नहीं माना जाएगा। तो इसी तरह से अब नए वाले में क्या किया है, 10 मंत्रालय हैं जिनके 16 केंद्रीय अधिनियम हैं और उनके 355 प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा। इनमें से 288 प्रावधान तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हैं, मतलब कोई भी व्यापार करने के दौरान अगर जैसे मान लो यहाँ पर बहुत से ऐसे संशोधन अधिनियम है जो कि आपके व्यापार और इनसे रिलेटेड चीजों पे रोक लगाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उनकी वजह से अपराध के डर की वजह से व्यक्ति उसमें आगे नहीं बढ़ता है, तो उनमें यहाँ पर गैर अपराधीकरण किया गया है। और 67 प्रावधान जीवन को सुगम बनाने के लिए लाए गए हैं। इसमें चाहे वो आपके नई दिल्ली नगर परिषद अधिनियम हो, मोटर वाहन अधिनियम 1988 हो, इन सभी में संशोधन करने का काम किया गया है। तो कभी आपको पूछ रहे कि जन विश्वास विधेयक का किससे संबंध है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जन विश्वास को आप कहीं कुछ और कैटेगरी में ना ले जाए। ये विभिन्न प्रकार के केंद्रीय अधिनियमों में जो विभिन्न प्रावधान हैं सजा के, उनको अपराध मुक्त करने का काम करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खेलों की बात करें तो हाल ही में भारत की बेटी भाविना पटेल जो है, उन्होंने अमेरिका में आयोजित एक प्रतियोगिता के दौरान एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीत करके देश का नाम रोशन किया और रैंकिंग में भी शीर्ष पर पहुंची। तो भाविना पटेल जो है उन्होंने 2 मेडल यहाँ पर जीते हैं। ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम में काम करती हैं, सहायक निदेशक हैं, और अमेरिका के स्पोकेन में ITTF वर्ल्ड पैरा एथलीट स्पर्धा में, तो पैरा एथलीट मतलब जो हमारे दिव्यांग लोग हैं उनके लिए जो स्पर्धाएं होती हैं, उस स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और ITTF वर्ल्ड पैरा फ्यूचर इवेंट, देखो यहाँ पर क्या है, पैरा एलिट स्पर्धा, यहाँ पर क्या है, पैरा फ्यूचर। तो एलिट स्पर्धा में तो इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक, और फ्यूचर इवेंट में इन्होंने जीता है रजत पदक। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो 5 श्रेणियां हैं उनमें से 4 और 5 श्रेणी में ये खेलती है। ठीक है, और इसी वजह से क्लास 1 से क्लास 5 तक की जो महिला श्रेणियां हैं उसमें ये विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर भी पहुंच गई हैं। ठीक है, तो टोटल 5 श्रेणियां, 1 2 3 4 5, इनमें से 4 और 5 में इन्होंने यहाँ पर रजत पदक जीता फ्यूचर इवेंट में, और इसी के क्रम में ये शीर्ष पर पहुंच गई हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछ लिया जाएगा। नाम याद रख लीजिए, एक तो प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ है, क्या नाम है प्रतियोगिता का, कितने पदक जीते हैं, ये सारी चीजें अपने को याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीरंदाजी एक बेहतरीन खेल और जिसमें भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं, उसी क्रम में उसको बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में पहली बार एक जो है तीरंदाजी लीग का आयोजन किया जा रहा है। तो देश की पहली तीरंदाजी लीग दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी अक्टूबर 2025 में। और आप जानते हैं दीपिका कुमारी को, दीपिका कुमारी कौन है, हमारे यहाँ की बेहतरीन तीरंदाज की खिलाड़ी हैं। ठीक है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते हैं। तो ओलंपियन दीपिका कुमारी, धीरज बोम्मा देवरा और ऐसे कई खिलाड़ी जो हैं यहाँ पर खेलने वाले हैं। अगर बात करें राजस्थान के तीरंदाजों की, तो आप एक नाम सभी देखते हैं, क्या नाम है, रजत चौहान, जो कि सांगानेर जयपुर से ही हैं। उन्होंने काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर किया है। तो 2 तरह की प्रतियोगिताएं होती है, एक रिकर्व होती है और एक कंपाउंड, दोनों ही कैटेगरी में यहाँ पर प्रतियोगिता होगी। रिकर्व में 70 मीटर और कंपाउंड में 50 मीटर की दूरी। अब देखो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये भी हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है कि जब परीक्षा को टफ बनाना हो तो आरपीएससी फिर क्या करता है, सीधा स्ट्रेट लाइन्स उठाता है और उनको परीक्षा में दे देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा, टोटल 6 टीमें होंगी, तो 6 फ्रेंचाइजीज जो हैं वो होंगी। इस बार के लिए तो चयन नॉर्मल तरीके से होगा, अगली बार जब प्रतियोगिता होगी तो फिर वहां पर बोली के माध्यम से, जैसे आपके आईपीएल में चयन किया जाता है वैसे होगा। तो हर टीम में जो है 8 खिलाड़ी होंगे, 8 खिलाड़ियों में से 4 पुरुष 4 महिलाएं होंगी, और 2 मैक्सिमम खिलाड़ी कौन से हो सकते हैं, विदेशी, मतलब जो भारत के नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, उनको यहाँ पर खेलने का मौका मिलेगा। तो कहाँ होगी, दिल्ली में अक्टूबर महीने में, और टोटल 6 टीमें होने वाली हैं। रिकर्व और कंपाउंड दोनों कैटेगरी में आपके स्पर्धा की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी सबसे जो अंतिम खबर है, तो भारतीय मूल की एक लॉ ग्रेजुएट हैं कृषांगी मेश्राम, ये नाम याद करना। कृषांगी मेश्राम जो हैं वे केवल 21 वर्ष की आयु में इंग्लैंड और वेल्स की सबसे युवा सॉलिसिटर बन गई हैं। ठीक है, सॉलिसिटर शब्द अधिवक्ताओं से जुड़ा हुआ शब्द है, और 18 साल की उम्र में ही इन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी जो इंग्लैंड में है वहां से ग्रेजुएट अपना कर लिया था, और अब उनको यहाँ पर 21 साल की उम्र में सॉलिसिटर बनने का मौका
मिला है। और मूलभूत रूप से कहाँ की है वो? पश्चिम बंगाल की, मायापुर की रहने वाली हैं, ठीक है। ब्रिटिश क्वालिफिकेशन की पढ़ाई उन्होंने की और इस तरह से उन्होंने यहाँ पर जो है ए लेवल के बिना ही दाखिला लिया और दाखिला लेकर के अपना ग्रेजुएशन किया और इस तरह से अब वो युवा सॉलिसिटर बन गए। तो इनका नाम केवल आपको याद रहना चाहिए और जगह भाई कहाँ की बनी है, ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। तो इंग्लैंड और वेल्स की बनी है, नाम क्या है? कृशांगी मेश्राम। तो बस दोस्तों, बहुत ही कम लिमिटेड कंटेंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक खबर आपके लिए चयन करके लाई जाती है। तो 4 से 5 घंटे अगर आपको जो लगेंगे वो मात्र 20 मिनट के आके कवर हो जाते हैं। तो रोजाना आप अगर 20 मिनट दें और इनमें से अपने नोट्स बना लें तो ये मान के चलिए कि 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस को करने में आप सक्षम हो पाएंगे। आरएएस और एसआई जैसे एग्जाम्स के अंदर लगभग 20 से 22 क्वेश्चन तो सीधे सीधे आपके करंट अफेयर्स के हैं ही। इसके अलावा साइंस एंड टेक और पॉलिटी जैसे सेक्टर्स जो है उनमें भी क्वेश्चन कवर होते हैं। तो लगभग मान के चलो 20 से 30% जो आपका क्षेत्र है पढ़ाई का वो यहाँ से कवर हो जाता है। इसके अलावा जब हम आपको बताते हैं कुछ भी चीज़ें तो हम रिलेट करते हैं आपके सिलेबस के साथ में, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो करंट की ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे रेगुलर इसी तरह देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें इसी तरह। मिलते हैं कल की क्लास में फिर भी, तब तक के लिए धन्यवाद।